हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो फार्माकोलॉजी में आज का टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो हम देखेंगे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होता क्या है। इसमें है द टर्म एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कैन नोट एन एजेंट विच इनहिबिट्स और किल्स माइक्रोब्स ऑन कॉन्टैक्ट। तो बताया जा रहा है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है ये कैन नोट का मतलब बताता है या संकेत देता है एक एजेंट को, जो क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब स्टॉप करता है और किल करता है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करता है उसके कांटेक्ट में आने पर। फिर देखें कन्वेंशनली एजेंट यूज्ड ऑन लिविंग सरफेस। ये पारंपरिक रूप से इसको बताया जा रहा है कि जो एजेंट लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता है स्किन माउथ पर आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, वाइल दोज यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट प्राइवाइव्स वाटर सप्लाई। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इनएनिमेट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे जो एजेंट यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वो डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है लिविंग सरफेस पे और डिसइंफेक्टेंट का यूज कहाँ पर किया जाएगा, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाएगा। फिर देयर इज ए कंसिडरेबल ओवरलैप एंड मेनी एजेंट आर यूज इन आइदर वेज। इसमें इधर वे इसमें बताया जा रहा है कि कंसिडरेबल मतलब इसमें जो तो काफ़ी, इसमें कंसिडरेबल का मतलब होता है काफ़ी ओवरलैप होता है, मतलब इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और अनकाउंट भी कर सकते हैं। मतलब इसको क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि जो हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है इसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि इसको हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों में से बताया जा रहा है। ये मेनी एजेंट आर यूज्ड इन आइदर वे। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जिनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका कोई एक सर्टेन मेथड नहीं रहता है कि हम इसको ऐसे यूज करें, इसका कोई एक वे नहीं रहता है, ये बताया जा रहा है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि a practical distinction between the two on the basis of growth inhibiting versus direct lethal action is futile because these are often concentration dependent action। तो इसमें बताया जा रहा है जो प्रैक्टिकली डिस्टिंक्शन मतलब प्रैक्टिकली जो डिफ्रेंसिएशन आया है किसके बीच में, दोनों के बीच में, दोनों मतलब किसके किसके, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में। और ये किसके बेस पे बताया जा रहा है, जो इन ग्रोथ इनहिबिटिंग के बेसिस पे बताया जा रहा है। ये क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली लीथल एक्शन। मतलब क्या होता है डायरेक्टली लीथल एक्शन का मतलब होता है डेंजरस एक्शन के लिए फ्यूटाइल का मतलब हो जाता है जो वेस्ट होते हैं, ये बताया जा रहा है। फिर बिकॉज क्योंकि दीज और ऑफन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन क्या हो जाते हैं कि ये देखा जा रहा है कि इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है कि हमारा जो एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट्स है उसका कंसंट्रेशन कितना है। कि जो हम एसिड यूज करते हैं तो कई एसिड ऐसे रहते हैं कि जो क्या करते हैं कि हमारे बोन को भी डिजॉल्व कर सकता है, कुछ एसिड ऐसे रहते हैं कि जो हमारे बोन को डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन जितना हाई रहेगा उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए डेंजरस रहेगा और जितना लो रहेगा उतना ही कम वो हमारे लिए डेंजरस रहेगा। फिर इसमें देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। तो ये केमिकली स्टेबल होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि जिस भी केमिकल से बने होते हैं तो उसमें एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट केमिकल सब्सटेंस होने चाहिए, चीप होने चाहिए, ये मतलब चीप होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए कि जिसको हम ईजिली अफोर्ड कर सकें, जिसको हम ईजिली खरीद सकें। फिर नॉन स्टेनिंग विथ एग्रीएबल कलर एंड ऑर्डर होने चाहिए कि क्या होना चाहिए कि जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए वो एग्रीएबल होने चाहिए कि जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें उस कलर को, और इसका जो सुगंध होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एग्रीएबल होने चाहिए कि जिसको हम ईजिली आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। फिर साइडल एंड नॉट मेरली स्टेटिक्स, ये क्या होना चाहिए कि साइडल का मतलब क्या होना चाहिए कि किल करने चाहिए, ना कि मेरली स्टैटिक्स होने चाहिए कि क्या करें कि बैक्टीरिया वायरस के या फंजाई के ग्रोथ को क्या करना चाहिए, स्टॉप नहीं करने चाहिए, उसको किल करने चाहिए। डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स एज वेल, ये क्या करना चाहिए कि स्पोर को भी साथ में डिस्ट्रॉय करने चाहिए। फिर एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, ये क्या होते हैं कि सभी पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिव होने चाहिए, बैक्टीरिया हो, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। फिर रिक्वायर ब्रीफ टाइम्स ऑफ एक्सपोजर, इसमें क्या होना चाहिए कि यदि हम एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं
तो उसका इफ़ेक्ट जो होना चाहिए वो लॉन्ग टाइम तक होने चाहिए उस एरिया पे। फिर एबल टू स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिक फिल्म्स और एंटर फोर्स एंड क्रेवाइसेज। इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या होना चाहिए कि ये एबल होने चाहिए ऑर्गेनिक फिल्म से स्प्रेड होने के लिए, और ये एंटर्स होने चाहिए फोर्ड्स एंड क्रेविस में। फोर्ड्स मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे कोई चीज़ हमारे फोर्ड होते हैं तो वहाँ पर जैसे कॉर्नर हो गया तो हमारा वो क्या हो गया, एक तरह का फोर्ड है। क्रेविस मतलब क्या होना चाहिए कि दरार, जैसे कि कहाँ पर होता है कि दीवारों में दरार हो जाना या हमारे स्किन में कहीं दरार होते हैं तो ऐसे क्या है, तो वहाँ पर ये ईजिली स्प्रेड होने चाहिए। फिर एक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस, एक्सुडेट एंड एक्सक्रेटा। ये क्या होना चाहिए कि हमारे ब्लड में, पस में, यूरिन में और स्टूल में, इन सभी में क्या होना चाहिए, यूरिन स्टूल में भी ये क्या होना चाहिए कि वहाँ पर भी अपना एक्शन शो करने चाहिए। फिर ए डिसइंफेक्टेंट इन एडिशन शुड नॉट बी कोरोड और रस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड वी ईजिली वॉशेबल। ये क्या होना चाहिए कि जो एक डिसइंफेक्टेंट होता है वो क्या होना चाहिए कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को बेकार नहीं करने चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्या करने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करने चाहिए, और शुड बी ईजिली वॉशेबल। ये क्या होना चाहिए कि ईजिली वॉशेबल होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि एन एंटीसेप्टिक इन एडिशन शुड बी, क्या होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक में क्या क्या चीज़ें ऐड होने चाहिए। रैपिड इन एक्शन होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट सुस्टेन प्रोटेक्शन, एग्जैक्ट सुस्टेन का मतलब होना चाहिए कि मेंटेन, ये क्या होना चाहिए कि प्रोटेक्शन को मेंटेन करनी चाहिए। नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यू शुड नॉट डिले हीलिंग, ये कहना चाहिए कि टिश्यू को इरिटेट नहीं करने चाहिए और हाँ हीलिंग को क्या करना चाहिए, वो डिले नहीं करने चाहिए। फिर ये नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोड्यूस मिनिमम टॉक्सिसिटी इफ़ एब्जॉर्ब, क्या होना चाहिए कि ये एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, हमारा स्किन एंटीसेप्टिक को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूस मिनिमम टॉक्सिसिटी इफ़ एब्जॉर्ब, यदि हमारा स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये हमारे स्किन को हार्मफुल पहुंचाएगा या हार्म पहुंचाएगा। नॉन सेंसिटाइजिंग का मतलब होता है नो एलर्जी, मतलब एलर्जिक इफेक्ट नहीं होने चाहिए। कंपैटिबल विथ सॉफ्ट एंड अदर डिटर्जेंट, ये क्या होना चाहिए कि ये कंपैटिबल का मतलब अनुकूल होना चाहिए, जैसा कि हमारा सॉफ्ट और अदर डिटर्जेंट होने चाहिए उसी के अनुकूल होना चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जर्मिसाइड आर वेरिड बट कैन बी ग्रुप्ड इनटू। तो इसमें बताया जा रहा है कि सीधा सा इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो किस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ को किल करते हैं, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट इसमें ए में बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म क्या, बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी लिक्विड भरे होते हैं वो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाता है कि डिस्ट्रॉय कर देना या डिस्कार्डेड कर देना, कि ये बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। फिर डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स, ये क्या कर देते हैं कि बैक्टीरियल प्रोटीन के साथ साथ में उसमें जो एंजाइम भी होते हैं उसको भी क्या कर देता है, डीनेचुरेशन कर देता है, मतलब उस डिस्ट्रॉय कर देता है, ये ऐसे भी बैक्टीरिया को किल करेगा। फिर थर्ड हमारा है कि डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा कि एक डिटर्जेंट होते हैं जो क्या कर देता है कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करा देगा, और जब बैक्टीरियल परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे डिटर्जेंट के जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कंपोनेंट है वो बैक्टीरिया में एंटर कर जाएंगे, और ये हमारे बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही क्या हो जाएंगे, हार्मफुल रहेंगे, तो बैक्टीरिया को इस तरह से किल कर देंगे। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ जर्मिसाइड, क्या होते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटीसेप्टिक मतलब जर्मिसाइड के एक्टिविटीज को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। फिर टेम्परेचर एंड पीएच, क्या होता है, टेम्परेचर और पीएच क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के एक्शन को चेंज कर सकता है। पीरियड ऑफ कांटेक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने समय से हमारे कांटेक्ट में है तो वो भी क्या करता है कि इफेक्ट करेगा।
फिर नेचर ऑफ माइक्रोब इन्वॉल्व, क्या होता है कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का बैक्टीरिया वायरस है जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं। इस साइज ऑफ इन ऑकुलम, क्या होता है कि इन ऑकुलम के साइज पे भी डिपेंड करता है। फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लड पस और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या होता है कि ये ब्लड और पस और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल के प्रेजेंस भी इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को क्लासिफाइड किया गया है, तो कितने टाइप में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा फिनॉल का डेरिवेटिव, फिनॉल के डेरिवेटिव में हमारे फिनॉल आ जाते हैं, क्रेसॉल आ जाते हैं, हेक्सिल रिसोसिनॉल आ जाते हैं, फिर क्लोरो ऑक्सीलिनोल आ जाते हैं, फिर हेक्सा क्लोरोफिन आ जाते हैं। ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, फिनॉल। फिनॉल का मेनली एग्जांपल फिनॉल याद कर लो और क्रेसॉल, ये दो ही याद कर लो। फिर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम देखते हैं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो इसका फार्मूला होता है KMnO4। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2 होता है। फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, और थर्ड है हमारा देखते हैं हाइलोजन है, तो हाइलोजन में हमारा आयोडीन, आयोडोफोर्स आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, क्लोरोफोर्स आ जाता है, क्लोरोफोरस आ जाते हैं। फिर बिगुआनाइड है, बिगुआनाइड में आ जाते हैं क्लोरहेक्साडाइन आ जाते हैं। और फिफ्थ है हमारा, पांचवा है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम, मतलब कैटियोनिक इसको भी बोलते हैं। फिर सिट्रीमाइड आ जाते हैं, बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड आ जाते हैं, और डेक्वालीनियम क्लोराइड आ जाते हैं। फिर सिक्स हमारा सोप्स मतलब साबुन जो यूज करते हैं, तो साबुन का फार्मूला ही मेनली होता है, जैसे सोडियम पामीटेट और पोटेशियम पामीटेट। तो ये हमारा सोडियम हो गया और ये पोटेशियम, तो सोडियम पामीटेट और पोटेशियम पामीटेट होता है, तो ये सोप्स भी आ जाएंगे हमारे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। फिर एल्कोहल्स में देखते हैं एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आ जाते हैं। फिर एल्डिहाइड्स में हमारे आ जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड आ जाते हैं। फिर एसिड में हम देखते हैं एसिड में कि बोरिक एसिड और एसिटिक एसिड आ जाते हैं। और 10 है हमारा कि मेटेलिक साल्ट में आ जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फाडाइजाइन और माइल्ड सिल्वर प्रोटीन, जिंक सल्फेट और कैलमाइन और जिंक ऑक्साइड। और फिर 11वां है हमारा डाइज में आ जाते हैं कि जेनेटियन वायलेट आ जाता है, और एक्रीफ्लेवियन और प्रोफ्लेवियन आ जाते हैं। फिर 12 है हमारा फ्यूरेन डेरिवेटिव में हमारे जाते हैं नाइट्रोफ्यूराजोन। तो ये हमारे मेनली जो है क्लासिफिकेशन है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के 12 क्लासिफिकेशन है। तो 12 क्लासिफिकेशन में कम से कम जो है 8 से 10 क्लासिफिकेशन हमको पता होने चाहिए विथ एग्जांपल। जैसे कि हमारा मेनली इजीली होता है वो हमारा फिनॉल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइलोजन होता है, बिगुआनाइड होता है, और फिर क्वाटरनरी अमोनियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सॉफ्ट फिर है, फिर एल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, और फिर मेटेलिक साल्ट। ये सब हमारे क्या है इजी हैं, तो इन सबको हम कम से कम याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में हम देखें कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है केमिकली सब्सटेंस यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। फिर एंटीसेप्टिक क्या होता है कि केमिकली सब्सटेंस ये भी होता है लेकिन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मे इवन किल देम। क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है, और कुछ ही एंटीसेप्टिक होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। फिर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दे आर अप्लाइड ऑन दी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में अप्लाई किए जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं कि ये अप्लाई किए जाते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं, या लिविंग ऑब्जेक्ट पे कह सकते हैं। फिर दे आर यूज इन ड्रेन्स टॉयलेट फ्लोस, मतलब ड्रेन्स मतलब नाले, टॉयलेट और फ्लोस पे अप्लाई किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। और दे आर यूज ऑन वुंड्स, कट्स, अल्सर, ये क्या हो जाते हैं कि घाव पे जो कट हो जाते हैं और अल्सर हो जाते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में इसमें बताया जा रहा है कि फिनोल 1%, और इसमें एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि सोफ्रामाइसिन, ये होता है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का डिफरेंट हो गया। अब हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड।
तो दीज आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज फॉर विच द पेस्टिसाइड आर यूज्ड दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो इसमें बताया जा रही है डिपेंड होते हैं कि पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड के पर्पज पे डिपेंड होते हैं, और इसको क्लासिफाइड किया गया है मेनली जो होते हैं 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। हर्बिसाइड में क्लासिफाइड किया गया। हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है खेतों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम जो फसल बोते हैं उस फसल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा घास भूस आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं वो हर्बिसाइड होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा फंजीसाइड में भी यूज करते हैं कि जो फंगल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, वो इंसेक्टिसाइड, वो हमारा फंजीसाइड हो जाता है। फिर निमेटोसाइड क्या हो जाते हैं कि जो स्कैरिस हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा मीठा उठा खाने से क्या हो जाता है स्कैरिस हो जाते हैं, तो ये निमेटोसाइड हो जाते हैं। और इसी में हमारे क्या हो जाते हैं कि जो हमारे सर में जो जुए पड़ जाते हैं तो उनको भी किल करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी निमेटोसाइड में आ जाएंगे। फिर एल्गीसाइड में क्या हो जाते हैं कि जो एल्गी हमारे जैसे तालाबों में एल्गी हो जाते हैं, काई जम जाते हैं, नालों के पास काई जम जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए जो यूज होगा वो एल्गीसाइड आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा अब इसका हम देखते हैं एडवांटेज क्या हो जाता है। ये इंसेक्टिसाइड का एडवांटेज है। तो इंसेक्टिसाइड का एडवांटेज देखते हैं। इंसेक्टिसाइड आर द सब्सटेंस यूज टू किल इंसेक्ट। क्या किया जाता है इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दे इंक्लूड द ओविसाइड एंड लार्विसाइड यूज अगेन इंसेक्ट एग एंड लार्वा। क्या बताया जा रहा है कि ओविसाइड मतलब क्या होता है कि जो ओवम को प्रोड्यूस करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, उनको किल करता है। लार्विसाइड जो लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं उनको किल करता है। और अगेंस्ट इंसेक्ट एग मतलब क्या होता है एग और लार्वा, इन दोनों के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं यूज़ किया जाता है। रेस्पेक्टिवली देखा गया है कि इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इसको क्या गया एग्रीकल्चर मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बाय द कंज्यूमर्स के द्वारा। फिर मोस्टली इफेक्टिव अगेंस्ट माइन्यूट सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट। ये क्या हो जाता है कि ज़्यादातर ये इफेक्टिव होते हैं सॉफ्ट बॉडी टिश्यू के लिए, बहुत माइन्यूटली इसका इफेक्ट होता है सॉफ्ट बॉडी टिश्यू के लिए। अब डिसएडवांटेज इसका देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म कैन किल मोर देन इंटेंडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है कि हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं उसके खिलाफ ये इफेक्टिव नहीं होगा, जबकि ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं कि ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल करता है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देगा। दे आर रिस्क टू ह्यूमन। ये क्या होता है कि इस तरह से ये ह्यूमन के लिए रिस्क भी हो सकता है। फिर मिक्सिंग विथ वाटर लीड्स टू पॉइजन। यदि ये वाटर में मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा पॉइजनस हो जाएगा वाटर हमारा। फिर कंटिन्यूस एक्सपोजर लीड्स टू रेसिस्टेंस। यदि हम कंटिन्यू इसका यूज करते हैं तो ये हमारा बॉडी इसके खिलाफ क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा। फिर एक समय बाद इसका इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ में हमारा क्या हो जाएगा इंसेक्टिसाइड का भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंसेक्टिसाइड का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने लोग भी देख रहे हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप सभी के लिए क्लासेज लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।